राय साहब, मैं जरा एक मिनट सत्य प्रकाश नायक साहब को ले लूं, क्योंकि कुछ इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोग, एक पुरानी कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, तो बंदर के हाथ में, कहीं किसी बंदर के हाथ में तलवार है, किसी के बंदर के हाथ में उस्तरा। जो धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, उसी प्रदेश से आप भी आते हैं, वो केवल देश को ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्रदेश को भी उतना ही हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे एक मैं सत्यनायक साहब जानते हैं, हम लोगों ने कोशिश की थी कि उस पर कुछ बात करें। वहां पे एक बहुत पुराना कटक में है कॉलेज, रविंद्र शाह, अब तो यूनिवर्सिटी है, रविंद्र शाह यूनिवर्सिटी, उसका नाम था रविंद्र शाह कॉलेज। शायद 150 साल पुराना कॉलेज है। सुभाष चंद्र बोस वहां के पास, मतलब सुभाष चंद्र बोस वहां पढ़े हैं, और बड़े बड़े देश के नामचीन लोग वहां के पढ़े हैं। मेरे साथ कोई नौकरी करता तो उसके पिताजी डॉक्टर पटनायक, उसके पहले इकोनॉमिक्स के बड़ा नाम और देश का बड़ा नाम, उसके बाद उसके प्रिंसिपल भी हुए, उस समय वो कॉलेज था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को उसके रविंद्र शाह कॉलेज के नाम से दिक्कत है, नाम बदल दो। अरे नाम बदल देने से वल्दियत जैसी बदल जाएगी, ये उनको समझ ही में नहीं आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान को। वो केवल इसलिए कि वहां कोई खुश हो जाएगा, वो उसका नाम कुछ, जो आजकल अजीब अजीब बेवकूफी के नाम आ रहे हैं, उस तरह के नाम रख दो। मैं थोड़ा सत्यनायक साहब आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ये जो स्टेटमेंट दिए उन्होंने, और बाद में ये कोई स्लिप ऑफ टंग है? क्योंकि ये सब लोग तो पढ़ के आते हैं, ये मंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, या ये जानबूझ के अपने नंबर बढ़ाने के लिए? क्योंकि बीजेपी में अगर आप एक किसी को गाली दें तो उससे आपके नंबर बढ़ते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी का मूल मकसद क्या है, और ये किसके इशारे पे वहां के पैसे को रोक रहे हैं, या एज अ पॉलिसी बीजेपी में इनके नंबर बढ़ेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी आखिर करना क्या चाहते हैं देश की शिक्षा नीति के साथ? और जो आपकी समझ में, क्योंकि आप भी एक ऐसे प्रदेश से आ रहे हैं जहां पे तीन भाषाओं लागू होंगी, तो वहां पे उड़िया कितने नॉन उड़िया बोलते हैं, इस पे भी जरा आप बताइएगा तो अच्छा लगेगा। सत्यनायक साहब। आनंद जी, एकदम बहुत ही हम विषय पर आपने इस आज की जो डिबेट करते हैं, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी बीइंग एन उड़िया, मैं इस तरह से बोला हूं कि उड़ीसा प्रदेश से वो नेता होने के बावजूद इस तरह की भाषा, और एक भाषा को लेकर संसद में जिस शब्द से उन्होंने एक और प्रदेश के लोगों के बारे में, उनकी नेतृत्व के बारे में ये शब्द प्रयोग किए, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यजनक इसलिए है कि एक उड़ियाई ठीक से पहचानता कि भाषा की मतलब अहमियत क्या है, इंपोर्टेंस क्या है। उड़ीसा पहला राज्य है जो पूरे देश में एक भाषा के नाम पर इसको मान्यता मिला। एक स्वतंत्र राज्य या तो एक स्टेटहुड उसको मिला, जब बड़े दिनों तक संघर्ष के बाद, जब ये थोड़ा बंगाल के साथ मिला हुआ था, थोड़ा दक्षिण के साथ मिला हुआ था, थोड़ा बिहार के साथ मिला हुआ था, तब जबकि एक स्पेशल या तो एक स्वतंत्र उड़ीसा राज्य जब नहीं था अंग्रेज की शासन काल में, तब उड़ीसा के तमाम नेतृत्वों ने जो इस बलिदान दिए, इतना सारा मेहनत किए और उड़ीसा को स्टेटहुड मिला, वो लैंग्वेज की बैरियर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर मिला। तो इनको ये पहचान होना चाहिए कि एक राज्य के लिए अपना लैंग्वेज, अपना भाषा कितने मायने रखता, कितना अहमियत रखता। और दूसरी बात है कि जिस शब्द उन्होंने व्यवहार किया, इस्तेमाल किया, ये उनकी जो बड़े लीडर है, तो उनका जो ओरिएंटेशन ही वो रिफ्लेक्ट होता है संसद में। इससे पहले राज साहब ने बहुत बढ़िया बात बोले, ये जो संख्या को लेकर, नंबर्स को लेकर इनके मन में जो अहंकार है, वो साफ साफ हर चीज में ये एग्जिबिट होता है। उन्होंने सही बोला, अगर संख्या को लेकर इतना घमंड होता, सब कुछ संख्या के आधार पर, नंबर्स के आधार पर तय होता, तब तो फिर कौवा को राष्ट्र पक्षी बना देना चाहिए था। सही बात बोले, तो सब कुछ संख्या पे आधार पर नहीं होता। इसकी हिस्टोरिकल, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, ये बहुत कुछ मायने रखता। भारत जैसा देश में इट्स एन आइडिया, हम बोलते हैं, इट्स जस्ट नॉट ए कंट्री, इट्स एन आइडिया। तो एक देश का केंद्र का एक मंत्री जिस तरह से डिविजिव स्टेटमेंट यूज करते हैं, जिस तरह की डेरोगेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, तो मुझे तो डर है कि अंग्रेज भी उनसे ठीक से कहा नहीं जाता।
जिस तरह से अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल करते हैं अपना अंदर की गुस्सा, अपना अंदर की जो नफरत को ये बताने के लिए। अब मैं इस आपने सुबह ये चर्चा होगा, दोपहर ये चर्चा का विषय पर जानने के बाद मैं कुछ ऐसे एक्स हैंडल पे कुछ देख रहा था, उसमें एक बढ़िया बढ़िया चीज मुझे आया। कुछ लोग तमिलनाडु के कुछ लोग ये सुझाव दिए हैं और देश के लिए अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इस तरह से अगर मिशन मोड में लेना चाहते हैं सचमुच धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्या 3 लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज आने से देश का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा? व्हाई नॉट इंस्टेड ऑफ अनदर लैंग्वेज? 2 लैंग्वेज के बाद अगर देखा जाए तो भारत में हजारों भाषा है, 22 सरकारी भाषा है, तो पूरा तो पढ़ना पड़ेगा इस तरह से अगर देखा जाए। तो उन्होंने सवाल किया है कि व्हाई नॉट लॉ, व्हाई नॉट साइंस, व्हाई नॉट ज्योग्राफी, व्हाई नॉट सम अदर सब्जेक्ट, उसके ऊपर किया जाए। कुछ ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कुछ नए नए सब्जेक्ट्स आ रहा है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर उनकी दखल होनी चाहिए, इस तरह के सुझाव दिए। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं इनके बारे में देख रहा कि जो तमिल साई सौंदरराजन जो बीजेपी की क्षेत्रीय पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की लीडर, जिस तरह से वो हिंदी को लेकर जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे कि एफ्लुएंट जो 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 बड़े लोगों की बच्चे हैं उनको इस सुविधा मिलती है 3 लैंग्वेज की, और हमारी जो तमिलनाडु की सरकार है ये वंचित कर रहे हैं जो एवरेज या तो पुअर फैमिली से आते हैं। ये कहां से स्टैटिस्टिक्स मिला, कौन ये स्टैटिस्टिक्स दिया? उन्होंने इसके बारे में मुझे एक चीज दुख हो रहा है कि उनके पिताजी जो है कुमारी आनंदन, जो कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, ये पूरा उनके जीवन काल में ये 2 लैंग्वेज होने चाहिए और हिंदी उनके ऊपर थोप नहीं दी जाए, उसके खिलाफ हिंदी को 3 लैंग्वेज, 3rd लैंग्वेज के नाम पर तमिल के ऊपर या तमिलियन के ऊपर थोप नहीं दी जाए, उसके खिलाफ उन्होंने पूरे जीवन उनके संघर्ष में रहा। और उनकी बेटी जिस तरह से बात कही जा रही है, मुझे लग रहा है ऊपर से उनकी पिताजी की आत्मा ये सोच रही होगी, अरे मेरी बेटी क्या बोले हो, किसके लिए बोल रही हो? ये दरअसल जो बोले कि एक अपना जो अश्वमेध यज्ञ की तरह ये पूरा भारतवर्ष में मोदी जी ये बताना चाहता है कि जो हर कोई हमारे सामने हम जो भी बोलते हैं आपको हाँ बोलना पड़ेगा, भले ही ये राष्ट्रीयता के नाम पर हम सबको ये अलग करते हैं, हमारे पूरा देश को अलग अलग विखंडित करने की प्रयास हो रही है, इसको समझना चाहिए। ये देश को ये जिस तरह से बांट रहे, अपना ईगो, अपना अहंकार को साबित करने के लिए मैं ही चक्रवर्ती सम्राट हूं, अगर इस तरह की उनकी जो प्रधान जी की जो भाषा है तो वो वही बयान करता है, हाउ कम ए मिनिस्टर से लाइक दिस, इस तरह से पूरा जोर जबरदस्त अनसिविलाइज्ड, इस तरह अनडेमोक्रेटिक, ये कहां से आता है? ये वहीं से आता है कि अगर नहीं मानेंगे हम आपको इस तरह से सदन के अंदर जलील करेंगे, बल्कि ये पूरा थूक जो उनके ऊपर फेंकते हैं उनके अपने ऊपर ही गिरता है। और मैं आप वही बोला कि उड़ीसा से एक उड़ीसा का नेता, उनको अच्छी तरह से समझ में आना होना चाहिए कि लैंग्वेज या भाषा की अहमियत क्या है, उसकी इंपोर्टेंस क्या है। जबकि धर्मेंद्र प्रधान अगर उड़ीसा को रिप्रेजेंट करते हैं, आज अगर उड़ीसा है भारतवर्ष में एक राज्य के तौर पर सिर्फ भाषा के ऊपर है, बंगाली लोगों के वही था कि उड़िया इज नॉट ए लैंग्वेज। हम लोग को बहुत, हमारे पूर्वजों ने बहुत कोशिश की, पूरा हिस्टोरिक और या तो जो भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमको देना पड़ा कि उड़िया इज ए लैंग्वेज, ये ऐसा नहीं उपभाषा नहीं है बंगाल के। तब जाके यहां हुआ, बहुत बंगाल के साथ हमारी लड़ाई हुई, तब जाके हमको इसकी मान्यता मिली। तो हाउ कम यू तमिलनाडु में एक लैंग्वेज को थोप देते? मुझे पता नहीं, आनंद जी आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश या तो नॉर्थ इंडिया में जो जबरदस्त तमिल लैंग्वेज को लैंग्वेज का थोपा जाएगा, वहां के लोग किस तरह से इसको एक्सेप्ट करेंगे? अगर भी एक्सेप्ट करेंगे, क्या हर स्कूल में तमिल टीचर है पढ़ाने के लिए? उनके पास है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स है? ये बहुत बड़ी बात है। बट दुख इस बात का है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं, नेशनल एजुकेशन को ठीक से लागू करने के लिए नहीं, अपना दादागिरी, अपना जो भी अहंकार को ये साबित करने के लिए, और तमिलनाडु में ये बराबर अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। इसकी जो दुख है उनकी, वो शिकस्त की जो दुख है वो इस तरह से निकल के आ रहा है। ये दुख इसी भाषा में आ रहा है।
हारने की और कुछ नहीं कर नहीं पाने की, और तमिलनाडु में अपना भाजपा की जो है झंडा नहीं पाने की, इसकी हर चीज की दुख जो है ये रिफ्लेक्ट होता है धर्मेंद्र प्रधान की भाषा में। आनंद जी।